इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके पहले वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के लिए बताए थे, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी किताब जो निकाल करके देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका विडंबना का मतलब होता है उपहास, कि कौन सी उपहास की बात करते हैं लेखक। तो कह रहा है कि लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उसके लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो कह रहा है कि लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, मतलब विडंबना की बात करते हैं और कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जो अभी का युग है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जाति पाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। यानी कि हम राजपूत हैं, अहीर हैं, ब्राह्मण हैं, इन सभी प्रकार के लोगों को मानने वाले की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी इस युग में भी नहीं है। कौन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। और इसका स्वरूप बता रहे हैं कि जो जातिवाद है, तो इस जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यानी कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन तो करता ही है, मतलब कि जाति के अनुसार अलग अलग काम बांटता ही है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। मतलब कि व्यक्तियों का भी बंटवारा कर दिया है कि ये जो अलग कास्ट के लोग हैं वो अलग काम करेंगे, जो अलग बिरादरी के काम है वो अलग काम करेंगे। मतलब कि अलग अलग लोगों का भी काम अलग अलग बांट के रख दिया है, जो क्या है, अस्वाभाविक है। और यही लेखक विडंबना की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि जो लोग जातिवाद को मानने वाले हैं वो लोग अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। बहुत सुंदर आंसर है, देखिएगा। करे कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि, और तर्क ये है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो अभी का समय चल रहा है, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कि जो अभी का समय है, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी हो, काम जरूरी है कोई ना कोई करना। यानी कि जो आधुनिक सभ्य समाज है श्रम विभाजन आवश्यक मानता है कोई कार्य कुशलता के लिए, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये कौन बता रहे हैं, जातिवाद के लोग बता रहे हैं, जातिवाद को मानने वाले लोग, कि जो जाति प्रथा है ये भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। मतलब ये लोग बता रहे हैं जातिवाद के पोषक कि जो अभी का समय है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है आधुनिक समय। लेकिन इन लोग का कहना है कि जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही भी दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन लोग बता रहे हैं, जातिवाद को मानने वाले लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब कि जो जातिवाद को मानने वाले जो लोग ये तर्क दिए हैं अपना, इस पर लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां हैं, इसको बताना है। तो कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, और क्या आपत्ति दर्शाते हैं लेखक यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। तो देखिए, कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। मतलब कि जाति प्रथा है, ठीक है, लेकिन जाति प्रथा जो है श्रम का विभाजन किया है, लेकिन विभाजन के साथ साथ श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का विभाजन का रूप ले लिया है। और फिर बता रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज, मतलब कि कोई भी सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन व्यवस्था, जो श्रम विभाजन व्यवस्था करता है कोई समाज, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यानी कि जो श्रमिकों का विभिन्न वर्ग जो है अलग अलग विभाजन किया गया है, इस प्रकार के अस्वाभाविक विभाजन कोई भी सभ्य समाज नहीं करता है। और यही जो आपत्ति दर्शाया गया है ये लेखक की प्रमुख आपत्ति है। तो ये जो आपत्तियां हैं समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है, इतना समझ में आया है या नहीं आया है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। मतलब कि जो भारतीय समाज है इसमें जाति के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक क्यों नहीं माना जा सकता, यानी कि अच्छा क्यों नहीं माना जा सकता है।
इसका रीजन देखिएगा क्यों, और मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर में। कह रहे हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, यानी कि जाति के आधार पर हम श्रम का विभाजन करेंगे तो समाज सही नहीं होगा, यानी कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर क्या है, अस्वाभाविक है। क्यों है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। मतलब कि जो जातिगत श्रम विभाजन होगा इसमें श्रमिकों की रुचि क्या और उसके कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। यदि जो काम करने वाला है उसका मन क्या चीज़ है करने के लिए, क्या नहीं है, उस आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। बल्कि जन्म लेने के पहले क्या होता है, उसका श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे कि कोई लोहार अगर जाति में है, क्या है, कोई लोहार जाति में जन्म लेने वाला है, अभी बेचारा पेट में ही है, तभी उसका श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि वो आएगा तो लोहा पीटेगा। अगर कोई यादव यानी कि अहिर जाति से है तो अगर उसका जो जातिवाद के आधार पर अगर किया जाएगा, जातिगत के आधार पर श्रम विभाजन किया जाएगा, तो अगर वो पेट में है तभी उसको लिए खटाल खोल के रख दिया जा सकता है कि वो आएगा तो चलाएगा। अब क्या होगा कि जो जातिगत श्रम विभाजन है उसमें रुचि अथवा कार्य कुशलता का ध्यान थोड़ा सा भी नहीं रखा जाता है, करेगी, बल्कि माता के घर में क्या आता है, उसके काम को बांट दिया जाता है, यानी कि श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। जिसका कारण नतीजा क्या होता है, जो विवशता, अकुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। और इस प्रकार से जो काम करने वाले हैं वो विवशतापूर्ण काम करते हैं, अकुशलतापूर्ण करते हैं और अरुचिपूर्ण के साथ काम करते हैं। इस कारण से भी गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर लोहार है तो हमें पीटना चाहिए, तो पढ़ाने का अगर मन है, हमको पढ़ाने आता है, लोहा पीटने नहीं आता है, अगर ज़बरदस्ती पीटा जाए, ज़बरदस्ती वो जातिगत वाला काम कराया जाए, तो वो काम में न मन लगेगा न दिल लगेगा, यानी कि विवशतापूर्ण और अकुशलतापूर्ण काम करेंगे, उसमें हमारा रुचि भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएंगे, गरीब और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाले बन सकते हैं। तो इतना तो समझ में आई क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। इसका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। मतलब कि जाति प्रथा है भारत में, यानी कि भारतीय समाज के लिए बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है जाति प्रथा कैसे बनी हुई है, यही जानना है। यही जानना है कि कैसे जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो कह रहा है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। क्यों है, तो कह रहा है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। मेन कारण क्या है कि यहाँ की जो श्रम विभाजन का आधार है वही जाति है, इसी कारण से जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है भारत में। फिर आगे देखेंगे, कह रहे कि क्यों, कि चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, मतलब कि जो श्रमिक व्यक्ति जो काम करने वाला है, चाहे वो काम करना जानता हो या नहीं जानता हो, उस कार्य में उसकी रुचि हो या नहीं हो, मतलब कि जो व्यक्ति काम करने वाला श्रमिक है वो चाहे कार्य कुशल हो या नहीं हो, उसका उस काम में रुचि यानी इंटरेस्ट हो या नहीं हो, उसको जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुन लिया जाता था, यानी कि चुनाव कर लिया जाता है। यानी कि जन्मजात यानी कि जन्म लेते समय, जन्म लेने के पहले उसके काम को बांट दिया जाता है, उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। इस कारण से बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है क्या, जाति प्रथा। तो देखेंगे और कि क्यों, कि जन्मजात जो श्रम विभाजन है किस प्रकार से होता है। जैसे मतलब कि कोई, जिससे मान लीजिए कि कोई इस तरह से जिसको बोला जाता है गौन, क्या इन लोगों का काम क्या होता है, जैसे जिसके घरे भूजा भूजाता है, अगर उसको जन्मजात क्या कर लिया जाएगा, श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाएगा, तो उसको कोई काम करने आए या ना आए, यानी अपने जाति वाला काम करने आए या न आए, उसको अपने ही जाति का काम करना पड़ेगा। उसका उस काम में रुचि हो या ना हो, उस कार्य में कार्य कुशल हो या ना हो, अपने जाति विशेष का काम को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कह रहा है कि श्रमिक में कार्य कुशलता यानी कि जो कार्य के अरुचि हो, यानी कि श्रमिक में कार्य के प्रति क्या हो, अरुचि हो, यानी कि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं हो,
अथवा वह कार्यकुशलता नहीं हो, मतलब कि उसमें कार्यकुशल नहीं पाया जाए, उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो, तो वह अपने काम को दिल या दिमाग से नहीं कर सकता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी कार्य में उसका अरुचि है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है और उसमें कार्य कुशल भी नहीं है, मतलब वो काम को कर भी नहीं सकता है, तो वह अपने काम को दिल और दिमाग से नहीं कर सकता है। और ऐसे हालत में कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छा से नहीं कर सकता है, तो ऐसी ही हालत में क्या होता है, वह बेरोजगार हो जाता है। और बेरोजगार हो जाएगा और फिर क्या है कि समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगी। यानी कोई भी व्यक्ति अपने काम को दिल से और दिमाग से नहीं करेगा तो वो बेरोजगार होगा, और जब बेरोजगार होगा तो समाज में दिन प्रतिदिन क्या होगा, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलते जाएगी। यही कारण है कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा है। क्या इतना क्वेश्चन समझ में है? इसके बाद देखते हैं 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, यानी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे और क्यों मानता है। मतलब कि आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं, उत्पीड़न भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो एक बात इसमें देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि लेखक बाबा साहेब जी जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, मतलब कि भले आप गरीब हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उत्पीड़न है, पीड़ा है आप में तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, मतलब कि उस काम में उनका मन नहीं करता है करने के लिए, उन काम में उनका रुचि नहीं है, केवल विवशतावश करते हैं। तो क्योंकि ऐसी स्थिति स्वभावतः, अब ऐसा स्थिति जो है ना जिसमें आपका मन है ना इंटरेस्ट है और वो काम करने के लिए कहा जाएगा तो आप केवल विवशतावश काम करेंगे। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, वो काम जबरदस्ती कराया जाए तो आप केवल विवशतावश करेंगे, और इस प्रकार के जो भी स्थिति उत्पन्न होता है तो उसमें मनुष्य दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है। मतलब उसमें कैसी भावना आ जाती है, दुर्भावना, बेकार भावना आ जाती है, और उस प्रकार के भावना से ग्रस्त रहने पर आदमी क्या कर सकता है, टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित होता है। और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगता है न दिमाग लगता है, तो कोई कैसे अपना कुशलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिस काम में आपको न दिल लगता है न दिमाग लगता है, उस काम में आप कभी पारंगत नहीं हो पाएंगे, आप उसमें कुशलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ 7 और 8 देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 7 और 8 केवल समझा दे रहे हैं, आंसर नहीं लिखे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम 3 बजने वाला है। अब देखेंगे क्या है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। मतलब कि कौन कौन सा पहलू है जिसमें लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। तो इस बात को समझेंगे कि लेखक कह रहा है कि लेखक जो है पाठ के किन किन पहलुओं पर दर्शाता है कि जो जाति प्रथा है हानिकारक प्रथा है। तो लेखक जो है विविध पहलुओं को जाति प्रथा की एक हानिकारक के रूप में दिखाया है। कौन कौन सी वो बात है, तो कह रहा है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी कि जो जाति प्रथा है अस्वाभाविक श्रम विभाजन करती है, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव करती है। मतलब कि जो जाति है वो क्या करती है, अरुचिपूर्ण, जिसमें लोगों का मन नहीं है वो भी काम करने के लिए मजबूर करती है। इस कारण से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि सभी जो है क्या करती है कि जाति प्रथा जो है इसको डिस्टर्ब करती है। यानी कि लेखक इन सभी पहलुओं के माध्यम से बताता है कि जो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। मतलब कौन कौन सी विशेषता है जिसमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किया जा सकता है। देखेंगे
कि कौन कौन सी व्यवस्था है। कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जिन पहलुओं को आवश्यक माना है वो बताया गया है कि बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, यानी कि जितना भी बहुविध हित है उसमें सभी का भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी कि सभी को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, यानी सामाजिक जो जीवन है एक दूसरे से मिलने जुलने का, अपने आदान प्रदान विचार करने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सब फिर कहे कि तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है, यानी कि दूध पानी की जिससे क्या हो, भाईचारा हो। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी कि जब लोग का विचार एक दूसरे से मिलने लगेगा, भाईचारे की जैसे दूध पानी की जैसे भाईचारा बन जाएगा, यानी कि सच्चा लोकतंत्र का निर्माण हो पाएगा। कह रहे हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति है, मतलब लोकतंत्र केवल शासन चलाने के लिए, देश में लोगों को संभाल के रखने के लिए एक नियम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। यानी कि लोकतंत्र ऐसा व्यवस्था है जिसमें सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, यही लोकतंत्र है। और इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति क्या हो, श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, तभी जाकर के हम सच्चे लोकतंत्र का स्थापना कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है।